So thank you for joining this call, Nirmal. Thank you for calling me. So Nirmal, I mean, जहाँ तक मैंने आपका स्टोरी समझ पाया और पढ़ा पाया, you were in Delhi preparing for the UPSC. फिर आप बैंगलोर आए कुछ दिन जॉब के लिए, देन आप वापस से जोधपुर गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जोधपुर से बिलोंग करते हो, आपका होम टाउन है, राइट? हाँ, मैं जोधपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है पाली, पाली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सो ओके। इट्स इजी फॉर लोगों के लिए इजी रहता है जोधपुर कॉल करना, तो रिकॉग्नाइज हो जाता है, इसलिए जोधपुर बोलता हूँ, बट आई एम फ्रॉम पाली बेसिकली। मेनी पीपल नो पाली। पाली आपने कहा, राइट? यस, पाली डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर के पास। Maybe gradually you are making it famous as well in the larger map of India. So अगर आप अपने बारे में थोड़ी सी स्टोरी बता सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड आपने ऑप्ट किया, तो एनीबडी हु इज लिसनिंग अस, निर्मल owns a dairy farm, and unka revenue growth is exponentially growing up in the last few years, and his target is very significant that he has kept for the next 5 years. So ये इस पूरे conversation का agenda ये है to anybody who is looking to do something of their own, because somebody who is working in Bangalore or anybody who is working in IT industry, एक सबका एस्पिरेशन होता है कि भाई हम जाके खेती करेंगे, हम जाके रेस्टोरेंट खोलेंगे एंड so on so forth. And that has become a very common conversation almost every IT individual that does. So, and here is an Nirmal who is actually going leaps and bounds in his career with respect to the dairy farm. तो निर्मल, अगर आप अपने बारे में थोड़ी सी स्टोरी पे हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज काफी इंस्पायरिंग है। आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, फिर आप बैंगलोर में आके जॉब किए, देन यू went back to the hometown and started something of in the milk industry altogether. हर कोई ऐसे ही मतलब करना चाहता है। आप किसी भी बंदे को मिलेंगे जॉब में है तो ये कहता है नहीं यार, खुद का करना है, खुद का करना है। तो मैं ये मानता हूँ इजी है बोलना, करना मुश्किल है, बट तो ऑब्वियसली व्हेन यू गेट ऑन ट्रैक इट बिकम्स इजियर विद टाइम। हाँ ठीक है। लेकिन मेरा जर्नी तो स्टार्ट तो वैसे क्या है, अभी बैंगलोर से हुआ था। मैं एम बीटेक फ्रॉम बैंगलोर ओनली। तो अच्छा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने। आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्वियसली मोस्ट इंजीनियरिंग का स्टोरी इसी तरह जाता है, आई गेस, बिकॉज आधे इंडिया ने कोटा फैक्ट्री, देन इंजीनियरिंग की स्टोरीज, देन यूपीएससी एस्पिरेंट देख ही रखा है। सो ऑलमोस्ट सेम ही है मेरा स्टोरी भी। सो कोटा फैक्ट्री के हम भी है, उसी फैक्ट्री की इजात है हम भी। I was in Kota for 2 years, 11th, 12th. Then I dropped. तो वहीं से तैयारी की थी। I got selected in few colleges, लेकिन मैंने फिर बैंगलोर ऑप्ट किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करने का एक छोटे मतलब इफेक्ट रहा है, बिकॉज कोर इंजीनियरिंग थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा यार इंडस्ट्रियल लाइन में जाना चाहिए। बिकॉज कोर इंजीनियरिंग में जब हमने इंजीनियरिंग किया था 2009 टू 2013, दैट वाज द टाइम फॉर आईटी बूम इन इंडिया। मतलब एवरीवेयर न्यू स्टार्टअप वर कमिंग लाइक फ्लिपकार्ट, सब उसी वक्त की देन है। हम इलेक्ट्रिकल से थे, हमें तो लगा हमने क्या चूज कर लिया भाई, यहाँ तो सब कंप्यूटर वाले लोग हैं और ऊपर से बैंगलोर तो हमें तो लगा हमारा तो बट्टाधार हो गया भैया, अपन ने तो गलत फील्ड चूज कर ली तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हुआ तो आई थॉट दैट कुछ तो नया चूज करना पड़ेगा। सो few of my friends were going for एमएस, कोई जॉब में भी लग गया। हाँ, हम भी पूल कैंपस प्लेसमेंट्स होते थे, कहीं ना कहीं लग ही जाना था। लेकिन ठीक है, आई फॉर सिविल सर्विसेज, घर वालों ने भी कहा गो फॉर सिविल सर्विसेज, एमएस वगैरह नहीं। आई वेंट टू दिल्ली। मैंने 3 साल 2-3 साल प्रिपरेशन किया। आई रोट मेंस, पर मुझे मेंस लिखा, मेंस में नहीं हुआ एक्चुअली मेरा, मेंस का इंटरव्यू कॉल नहीं आया। उसके बाद तो फिर भी मैंने मीन्स 1 साल आप और ये दिया। यूपीएससी का रिफर कर रहे हो, राइट? सिविल सर्विसेज में मैंने मेंस लिखा था एक बार, फिर मेरा अच्छा। उसमें आगे हुआ नहीं, इंटरव्यू कॉल नहीं आया था। देन प्रोसेस इतना लंबा है इन सिविल सर्विसेज। आई रोट मेंस वंस, पर मेरा मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। एंड उसके बाद प्रोसेस इतना लंबा है कि वापस 1 साल पूरा कंप्लीट हो ही जाता है, अगेन प्रीलिम्स आई जाता है। तो वापस इस बार तो प्रीलिम्स में ये हुआ आप नहीं बता तो रहे हो मेंस करने के बाद 1 साल का टाइमलाइन लग जाता है एक फॉर द साल और इंटरव्यू पूरा नाउ? चला गया, इतना लंबा होता है ये प्रोसेस। सिविल सर्विसेज इज अ 1 year लॉन्ग प्रोसेस। प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। उसके बाद जब तक वापस जून जुलाई आ जाता है, यानी कि प्रीलिम्स वापस आ जाता है। तो अच्छा। जो सिविल सर्विसेज कर रहे हैं उनको पता होगा ये। इट्स अ 1 year लॉन्ग प्रोसेस, और वापस आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। अगर कहीं से भी आप, जैसे सीए के अटेम्प्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट देते हैं, सेकंड देते हैं, सेकंड नहीं हुआ तो फर्स्ट वापस नहीं देना, सेकंड ही देना। यहाँ करेक्ट। सारा प्रोसेस रिपीट, करेक्ट। you again have to go for prelims, mains and interview। तो वहाँ सिविल सर्विसेज
कि प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसने मुझे हेल्प किया एक्चुअली। मुझे मेरे स्टेट का स्ट्रेंथ पता चला। आई गॉट टू नो अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान। राजस्थान इज अ स्टेट विच हैज फुल रिसोर्सेज, फुल रॉ मटेरियल। इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर है हर चीज में, मिल्क, मीट, मिलेट, यू नेम एनीथिंग, माइका, लिथियम, गोल्ड रिजर्व भी मिल रहे हैं आपको इधर। तो वहां से वो नॉलेज आ गया था कि यार राजस्थान हैज गुड पोटेंशियल एंड अच्छा वैक्यूम भी क्रिएटेड है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द राजस्थानी पीपल यू सी दे माइग्रेट टू अदर स्टेट फॉर बिजनेस। ज्यादातर आप राजस्थानियों को देखेंगे तो आप अदर स्टेट में ही दिखेंगे आपको बिजनेस करते हुए। बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं करते। दे हैव बिजनेस मेंटालिटी, दे हैव बिजनेस माइंडसेट, दे हैव बिजनेस स्किल्स, बट दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी इन देयर ओन स्टेट। ओके, आई गेस यही एक वजह होगी, दैट्स व्हाई यू आर माइग्रेटिंग। अगर आपको अपने घर में ही काम मिल जाए तो क्यों जाओगे? करेक्ट करेक्ट, वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। हाँ, पर कहते हैं ना, जहाँ ना मिले रेलगाड़ी वहां मिले मारवाड़ी, ये एक करेक्ट। सो मारवाड़ी हर जगह मिल जाता नहीं। तो वो मुझे लगा कि यार मतलब पोटेंशियल बहुत है। स्टडीज के वक्त को ये सब चीजें फीचर में रहती है ना, बैक ऑफ माइंड आपके चलती रहती है, दैट यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आपका थोड़ा एनालिटिक माइंडसेट होता है, यू कीप ऑन एनालिटिक थिंग्स, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। प्लानिंग तो चलते रहती है सबकॉन्शियसली सबके, आपके मेरे सबके अपने फ्यूचर की प्लानिंग तो चलती रहती है, ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे वगैरह। पर सडनली यू वांट टू सिक्योर योर लाइफ कि आपका दो बार मेन, मतलब सॉरी, दो बार आपने सिविल सर्विसेज दिया, आपका हुआ नहीं, एंड यू आर एट द एज ऑफ 27, 26। हम राजस्थानी है तो शादी वादी भी हो जाती है। तो अच्छा, तब तक आपकी ऑब्वियसली शादी हो चुकी थी, यू मीन टू से? हाँ शादी, यस यस। तो यू यू हैव टू सेटल डाउन ऑल्सो। एंड तो मैंने जॉब ऑफ कर लिया था। एलन करियर इंस्टीट्यूट, अगर आपने नाम सुना हो तो कोटा में ही है। सो आप एंड उस समय दिल्ली से वापस बैंगलोर आ गए थे जॉब ज्वाइन करने। यस, मैंने ऑब्वियसली हमारा बैकग्राउंड सोशल स्टडीज का था, हमने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की थी, तो मैंने एज ए टीचर फैकल्टी ऑप्ट किया था। देन स्किल सेट को देखते हुए मुझे एचआर मैनेजर बनाया गया। ओके। तो एचआर मैनेजर बनने के बाद ना, ये मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव गुड स्किल्स ऑफ मैनेजिंग पीपल, आई हैव गुड स्किल्स ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स अराउंड मी। टाइम पे किसको ऑफ करना है, किसको हटाना है, किसको कहाँ मैनेज करना है, वो सब मुझे वहाँ मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता चली कि सब मेरी उम्र से गुजरे होंगे, सब 19 से 25 साल की जो उम्र होती है ना, सबकी ऐसी उम्र होती है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू जस्ट एग्रेसिव, यू आर जस्ट रिबेलियस, एंड यू थिंक एवरीवन इज रॉन्ग एंड यू आर राइट। वो मेरी भी एज थी, पर इतना एग्रेसिव और रिबेलियस तो नहीं था मैं। लेकिन ठीक है, इट इज एज वेयर यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ। मतलब तो वहां मुझे अपना स्ट्रेंथ पता चला, दैट आई हैव दिस स्किल, आई हैव द स्किल टू मैनेज पीपल, आई हैव द स्किल टू कन्विंस पीपल कैसे काम करना है। वो लेके मैं वापस राजस्थान मूव हो गया। बिकॉज 1.5 साल मैंने जॉब किया, 1.5 2 साल बाद मेरे घर वालों ने ही बोला कि वापस आ जाओ यहाँ बिजनेस। इट वॉज अराउंड 2017 to 18। जब आपको पता हो तो इंडिया भी अच्छे रिसेशन से गुजर रहा था। 2017 में आपने देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत बड़ी मंदी भी आ गई थी। ये पूरा टाइम पीरियड वही था जब इंडिया में भी बहुत अच्छा रिसेशन पीरियड था। बिजनेस वर नॉट ग्रोइंग। ऑटोमोबाइल में आप जीएम से लेके सारी कंपनीज के इंडिया में प्लांट शट डाउन हुए, टोयोटा से लेके, एंड वी वर इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो मेरे घर वालों को भी अच्छा पुशबैक मिला था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। मैं आया एंड मैंने 6 7 सॉरी महीने टू स्टडी इंटरप्ट, किया। आपने बोला यू वर फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर। So we had a few retail points like Yamaha and Mahindra two-wheeler. अच्छा, ये फैमिली हमारे बिजनेस है आपका, businesses तो राइट? थे। Yes, we had businesses. मेरे ऐसा नहीं है कि so my family grew from farmer family to business family. ओके Only the ओके। generation gap, कोई बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है हमारा। हाँ, बट मैं इसीलिए वापस आ गया कि थोड़ा पुशबैक मिल रहा था मेरे ब्रदर्स को। उन्होंने बोला यार एक हेल्पिंग हैंड रहेगा तो इजी रहेगा, एंड यू हैव गुड स्टडी बैकग्राउंड, तू अच्छे से एनालाइज कर पाएगा। आई केम बैक फॉर फ्यू मंथ्स, आई स्टडीड द मार्केट। मैंने कहा यार दिस डज नॉट हैव अ गुड फ्यूचर। आई केम फ्रॉम बैंगलोर, वहां पे तो इलेक्ट्रिक का बोलबाला हो गया था पूरा। ओला वॉज लॉन्च, यू सी दैट वाज अराउंड दैट टाइम ओनली। सब इलेक्ट्रिक कंपनीज लॉन्च हो गई थी, ओला, एथर, एवरीवन वाज लॉन्चिंग। मैंने कहा यार आज ही 10 कंपनियां से हम compete कर रहे हैं, एंड 10 मोर आर इन द लाइन टू compete with us। मैंने कहा दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू होल्ड ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर, वी शुड शट इट डाउन, बिकॉज लॉस मेकिंग हो जाएगा। एंड गॉड्स ग्रेस, मतलब हमारे लिए अच्छा रहा, इट वॉज नॉट गुड फॉर एनी वन एंड द होल वर्ल्ड।
2020 वाज वेरी बैड टाइम। अगर हम होते तो शायद और लॉस में जाते। तो हमने 2018-19 में बंद कर दिया ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड 2020 वाज द ईयर जो सबको पता है कैसा था, अच्छा, तो है ना? मतलब तो कोरोना, आपकी फैमिली ने बिजनेस को बंद कर दिया, इज इट? हाँ, मैंने ही बंद कर दिया। मैंने 1 ओके। साल के अंदर ट्रांजिशन पीरियड में सबको सर्विसेज दे के सर्विस, हमारा सर्विस पार्ट चालू रखा और सब कुछ बंद कर दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे आउट हो गया हम लोग। मैंने बाकी बिजनेसेस को वाइंड अप किया और 2 साल तक स्टडी किया इन व्हिच सेक्टर आई वांट टू एंटर। सो आई स्टडीड मेनी। सो आपने 2 साल सिर्फ स्टडी किया और रिसर्च किया, इज इट? दैट टू आफ्टर हाँ, क्लोजिंग योर ऑटोमोबाइल बिजनेस? हाँ, मतलब वो भी ट्रांजिशन में ही था, वो भी टाइम वही था, मुझे पता था मुझे बंद तो करना है। सो दिस इज द जर्नी व्हेन, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं मिल्क स्टेशन, मतलब डेयरी में एंटर हुआ। दिस इज द मेन जर्नी जहां आप समझ सकते हैं कि मतलब ये सब ट्रांजिशन था कि इसमें आया उसमें गया। देन आई ऑप्ट फॉर मिल्क स्टेशन के, मतलब मुझे डेयरी का ब्रांड करना है, मतलब मुझे फूड सेक्टर में आना था। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वाज द थिंग जहां मुझे हमेशा लगता था कि यार आई कैन एंटर इनटू। दिस इज हाउ मिल्क स्टेशन स्टार्टेड। मेरा फोकस मिल्क स्टेशन पे रहेगा, बट उससे पहले जानना चाहता हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली 12th फेल मूवी आई थी एंड ये यूपीएससी की स्टोरी बहुत सुना है लोगों ने दिल्ली में। आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा है? मतलब रियली इतने हॉरिबल एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर सही में इट्स अ स्टोरी टेलिंग? सो नहीं नहीं नहीं, होते हैं बॉस, ऐसी बात नहीं होते। सो मैंने कहा ना, मैं तो हम तो मतलब आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो टीवीएफ के हर शो से यू कैन रिलेट इट। तो आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ कोटा फैक्ट्री, आई एम अच्छा। स्टूडेंट ऑफ पिक्चर्स, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एस्पिरेंट्स। तो आप समझे ना, मतलब वो सारा आप रिलेट कर सकते हैं, एंड इट्स ट्रू। मतलब ठीक है, टू फिल्म इट, टू पिक्चराइज इट, दे माइट ओवर इमेजिन इट और अंडर इमेजिन द थिंग्स, बट हाँ, ऐसा होता है। वी हैव सीन मतलब पीपल सुसाइड करते हुए, और सब देखा है, ऐसा नहीं है। होता है, अपने अराउंड सब कुछ होता है। वी ऑल्सो गो टू डिप्रेशन, सब कुछ होता है, सबके साथ होता है, आई गेस। ट्रू। And UPSC is not very easy journey. I can say that it's very hard. You have to make up your mind. You have to prepare yourself mentally as well as physically. क्योंकि वो आपका सब ले लेती है। It's not about winning or losing anything. करेक्ट, वो सब कुछ ले ही लेते हैं। करेक्ट करेक्ट। सब ले लेती गुड। है। It's very long journey. वो दिखता छोटा है, लेकिन it's a very long journey. UPSC is all about patience actually. You have to be, मतलब आपको बहुत बहुत शांत दिमाग से काम करना होता है। आपने पिक्चर भी देखी है 12th फेल, तो आप देखेंगे एट द एंड इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। जब तक वो पेशेंस था ना, वो जीता, अदरवाइज वो नहीं जीत पाता। जितनी बार वो हड़बड़ा रहा था, वो फेल हो रहा था। तो एट द एंड इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, है ना? कंसिस्टेंसी पेज एंड पेशेंस पेज, ये दो ही चीजें हैं। एंड ये यूपीएससी की जर्नी का एक सीख होता है, सबके लिए होता है, गेस। एंड ये सच है जो आप बोलने में लगता है ना कि यार पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो, पे होता है। सच में यही सच्चाई है। मतलब ये आई थिंक कि अगर मैं 2-3 साल और होता तो शायद मैं भी क्रैक कर चुका होता, बिकॉज पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखनी थी। मैं ड्रॉप करके आ गया, इसलिए नहीं निकला। तो वो गुड। सच है। दी स्टोरीज आर ट्रू, दी स्टोरीज आर वेरी ट्रू। गुड, थैंक्स नेमर। नेमर, आई कमिंग बैक टू द मिल्क स्टेशन जो आपने रेफर किया। आप जोधपुर इज द घी मंडी ऑफ एशिया, जो मैंने अभी तक आपके स्टोरी में भी पढ़ा था। एंड आपने मेंशन किया है कि इट हैज लैक सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। How did you find this? How did you discover this gap that is already existing? I mean, how did you arrive at? Is it entirely through the market research, secondary research that you did, or आपने लोगों से काफी लोगों से बात किया, you did your own नहीं, primary research? How did हाँ। you arrive to that? सो मतलब देखिए आप, आई गेस यू आर द ओनली पर्सन जिसने ये बात रिकॉग्नाइज की है अभी तक। पहली बात, इसलिए व्हेन वी टॉक्ड आई टोल्ड यू दैट यू हैव डन योर रिसर्च वेरी वेल सर। एशिया की, यू मस्ट बी नोइंग इट दैट इट्स एशिया लार्जेस्ट घी मंडी। So many people does not know. People imagine Rajasthan as a Thar desert only, na? People don't recognize Rajasthan as a very good producer for many things. See, Rajasthan is the largest milk producer state in India. India is the largest milk producer in the world. And Rajasthan being the largest milk producer, आप देखेंगे राजस्थान मीट में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मीट इन द सेंस गोट और चिकन वगैरह, और बहुत सारी चीजों में, मिलेट्स में राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अभी आप देखेंगे दिस इज द इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। मिलेट्स में भी राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड दिस थिंग, आप मिनरल्स से लेके रिसोर्सेज के अंदर भी राजस्थान अच्छा प्रोड्यूसर है। यहाँ लैक सिर्फ यही रहा, वाटर वाज द मेन थिंग जो यहाँ पे कमी थी। उसके कारण आई गेस एवरी एवरी अदर गवर्नमेंट, एवरी अदर पीपल और
द सिटीजन ऑफ द स्टेट ओनली इग्नोर करते चले गए राजस्थान में। सबको मतलब दूसरे स्टेट्स की हवा शोशाबाजी शायद ज्यादा पसंद आई, बट it had all the things you need for to grow or to make a good business here, but किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। you will be surprised to know कि पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा चना यहाँ उगता है, मूंग मूंग की दाल होती है, मूंग यहाँ उगता है पूरे इंडिया का सबसे मूंग ज्यादा। की दाल। पूरे इंडिया yes, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा सौंफ यहाँ उगता है, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा जीरा सेकंड नंबर पे यहाँ उगता है, कसूरी मेथी सबसे ज्यादा यहाँ उगती है, धनिया सबसे ज्यादा यहाँ ये उगता मेरे लिए नया है फॉर श्योर। है। हाँ, यही तो बात है, मेरे लिए भी नया था बॉस। मतलब आप समझो, मतलब बीइंग फ्रॉम दिस स्टेट मेरे को नहीं पता था। वी लिव इन सो मच ऑफ इग्नोरेंस। मेरे को भी मतलब दिस थिंग एकदम से सरप्राइज्ड हो गया मैं। एंड यही चीजें होती है जो आपको मोटिवेट करती है कि नहीं यार, फूड सेक्टर में मूव करना। तो यू हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल अराउंड यू, यू जस्ट इग्नोर इट। हर कोई बोलता है यार मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल अराउंड यू। मेरे को लोग आके पूछते हैं यार, यू हैव क्रिएटेड सो मतलब बिग ब्रांड, आपके इस वेस्टर्न राजस्थान में आपने इतना बड़ा ब्रांड बना लिया है, हमको भी कोई बिजनेस आइडिया बताओ। इनका यार खिलौने बना ले यार, अगली 10 साल इंडिया बच्चे ही पैदा करने वाले। बट क्वेश्चन वापस से वही है निर्मल, जब आप बोलते हो कि घी मंडी ऑफ इंडिया, तो ये आपका पूरा का पूरा रिसर्च के बेसिस पे था या फिर इट्स आल्सो दैट आपने काफी लोगों से बात किया, यू माइट हैव आल्सो स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल विद रिस्पेक्ट टू दोस हु रन द अथॉरिटीज? Visited more than 45 dairy plants in India. I visited many farms also. I visited many mandis also. Do you think this knowledge has come from bookish only? I visited मंडी, many जब places. आप बोलते हो मंडी, हाउ डू यू डिफाइन द मंडी? मतलब मंडी को कैसे डिफाइन करते हो? इंडिया में मंडी का मतलब होता है फार्मर्स मार्केट। इट्स अ गवर्नमेंट डिफाइंड मार्केट। यहाँ अच्छा, पे जैसे आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। ऊंजा का नाम सुना है सर आपने? इसका ऊंजा, ऊंजा। इट्स अ प्लेस सुना इन है। गुजरात। ऊंजा, ऊंजा इज अ प्लेस जो इंडिया का सबसे बड़ा जीरा मंडी है। जीरा मंडी, मंडी ओके, नहीं सुना है। सो वैसे ही इंडिया में बहुत सारे मतलब मंडी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। कृषि हाँ, मंडी जिसको बोलते हैं, फार्मर्स सब्जी मार्केट। मंडी बोलते हैं, करेक्ट, फिश मंडी या हाँ बहुत हाँ, सारी चीजें होती है, वैसे ही करेक्ट। कृषि मंडी भी होती है। सब्जी मंडी में मोस्टली वेजिटेबल्स आती है, कृषि मंडी में सारा धान अनाज ये सब आता है। आप देखते हैं हर साल न्यूज में वीडियोस आते हैं जहाँ लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ गेहूं या चावल या धान पड़ा रहता है। तो ये करेक्ट। कृषि मंडीज होती है इंडिया की। तो जैसे एमपी में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, चावल की मंडी है पंजाब में वगैरह, मक्के की मंडी है पंजाब में सबसे बड़ी। हर मंडी में सारा माल आता है, लेकिन कुछ मंडीज रिकॉग्नाइज्ड होती है इस चीज के लिए पर्टिकुलर कि यहाँ ये सबसे ज्यादा आता है। तो ऊंझा में जीरा बहुत आता है, वैसे ही बहुत सारे मंडीज में बहुत कुछ आता है। So Jodhpur was the mandi which was famous for its ghee for long period of time। मतलब आप समझ अच्छा, सकते हैं आजादी से लगभग फेमस है, घी के लिए बहुत फेमस हुआ है। ओके। तो इसलिए यहाँ इंडिया की हर कंपनी का घी बिकने आता है। इंडिया की हर कंपनी मतलब हर कंपनी A to Z। अगर 1000 कंपनी इंडिया में काम करती है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, यू विल फाइंड 999 कंपनीज। जो जो ऑपरेट्स इन द आपका एफएमसीजी, स्पेशली इन द घी सेक्टर, राइट? हाँ हाँ, सब यहाँ आएगी। महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके राजस्थान की हर कंपनी का घी आपको यहाँ मिलेगा। तो ये मंडी का एक ही यही काम होता है ना, टू मतलब फार्मर करेक्ट। और सॉरी बायर सेलर को मिलवाना। तो इसलिए ये एशिया की लार्जेस्ट मंडी है, बिकॉज यहाँ ऑलमोस्ट सबका है। और सेल वाइज भी बहुत बड़ी, सेल मार्केट का भी इसका फिगर बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ की मंडी ऑलमोस्ट 2 टन से भी ज्यादा, सॉरी 2 टन नहीं, sorry, 2 टन तो बहुत कम है, आई स्लिप माय टंग एक्चुअली। तो 1000 टन से भी ज्यादा घी हर महीने आता है इधर बिकने के लिए। और वो पूरा का पूरा लोकली प्रोड्यूस होता है, इज इट? नहीं नहीं नहीं, बाहर से हर एनी कंपनी यू नेम इट, हैटसन, हेरिटेज, सोनाई, नंदिनी, सबके डीलर्स वहां बैठते हैं। मंडी का एक ही काम होता है, सारे बड़े बड़े आड़त ट्रेडर्स जो को एक बोलते हैं हम साथ लोग ला वही के करते हैं। मे बी। हाँ, वहाँ सारे डिस्ट्रीब्यूटर, अगर इंग्लिश में कहें, हम हिंदी में आड़त बोलते हैं ना, आड़तिया होता है जो करेक्ट, शराफी करेक्ट। करता है वगैरह, हाँ जी। वो लोग वहाँ बैठते हैं और वो उसका मार्केट बनाते हैं। दे सेल इट अक्रॉस इंडिया। सो ये मिल्क स्टेशन जब आपने शुरू किया था, आई एम श्योर इट माइट हैव कॉस्टेड यू बॉम अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑल। सो अगर आप थोड़ा सा इनिशियल जर्नी बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वेंट अबाउट इट, इज इट आप आपका खुद का एक सॉर्ट ऑफ प्लांटेशन है या फिर यू मतलब आप बाकी लोगों से एज अ ट्रेडर की तरह काम करते हो? हाउ डज दैट एंटायर सेटअप वर्क? मतलब मिल्क स्टेशन
जब आप बताते हो, इज इट मोर लाइक एन एग्रीगेटर? एग्रीगेटर मतलब होता है कि आप बहुत लोगों से आपका टाई अप है जो सेल करते हैं, उनके थ्रू आप एक एक होता है ना, आप व्हाइट लेबल प्रोडक्ट करके आप उसको खुद से पैकेजिंग करते हो। सो बिजनेस मॉडल क्या है आपको मिल्क स्टेशन का, अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो? तो घी मंडी तो आपको समझ में आ ही गया ऑब्वियसली। अब हाँ जी। ये भी आपको बता कि राजस्थान में बहुत कम कंपनीज है जो प्रोसेसिंग सेक्टर में है। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? मेरा बेस झारखंड से है, बट या झारखंड। झारखंड में भी बहुत कम है वैसे प्रोसेसिंग कंपनी, लेकिन राजस्थान बीइंग राजस्थान इतने सारे मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट होने के बावजूद यहाँ कम है। तो यहाँ पे प्रोसेसर्स बहुत कम है। इस वजह से भी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत लैक हो रहा था कि यार वैक्यूम बहुत क्रिएट हो गया था। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब स्टार्ट करने तक का तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं कैसे मिल्क स्टेशन तक पहुंचा। हाँ जी। तो देखिए आप, हम लोग क्या करते हैं खुद। मैंने जब शुरू किया था, वहां बताता हूँ, मैंने 2018-19 में जब सोचा था तो मैंने भी, अच्छा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया, वहाँ बैंगलोर और दिल्ली और पुणे रहा हूँ मैं, तो वहाँ की आबोहवा देखा है तो वही था मेरा कल्चर कि यार बॉटल्ड मिल्क बेचूंगा, फार्म फ्रेश मिल्क में एंटर होगा, I'll give people preservative free milk, adulteration free milk वगैरह वगैरह के माइंडसेट से आया था मैं। तो ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। इट वाज लॉट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी थॉट। तो हम जब एंटर हुए तो यार, एक सबसे इजी आइडिया टू एग्जीक्यूशन की बात अगर हम करेंगे तो हम ये बात भूल जाते हैं, किसान अपने किसानी का दाम नहीं लगाता। जो फार्मर होता है ना, उसके लिए उसकी मजदूरी फ्री होती है, एंड अपन तो कमर्शियल लोग होते हैं, तो अपन को तो 2 आदमी रखने पड़ेंगे, तो अपन को तो उसको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो हमारे लिए ये सब सोचना बहुत मुश्किल हो गया था दैट हाउ विल मैनेज अ फार्म, हाउ विल वी ब्रिंग कैटल्स इनटू इट। चलो कैटल्स तो ले भी आए, मॉडर्न फार्म बना भी दिया, हम सब कुछ मॉडर्नाइज कर भी देंगे, तो लेटर हम इसको स्केल कैसे करेंगे। तो हमने 1 साल पूरा इसी में लगाया। हमसे मतलब होता है, मेरे 1-2 साथ और थे, तो हमने पूरा 1-2 साल इसी में लगाया कि यार इसको स्केल अप कैसे करेंगे। वी वेंट टू मेनी फार्म्स ऑल्सो इन ऑल अक्रॉस इंडिया। हम हर फार्म गए, केवीकेज होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं सरकार के खुद के, जहाँ पे आपको सारे नॉलेज दिया जाता है कि हाउ डू यू हैंडल अ फार्म, हाउ डू यू मैनेज अ फार्म। तो हमने ट्रेनिंग्स भी ली हर जगह पे। हम एक कंक्लूजन पे आए कि यार फार्म खोल के और दूध बेच के एंड यू कैन नॉट क्रिएट अ मास कंपनी। जितना वैक्यूम यहाँ था उसके हिसाब से, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो ठीक है, अलग बात है, बट एक Tier 3-4 सिटी में आके आप अगर एक फार्म बेस्ड कंपनी बनाना चाहोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों के बीच में थे। पाली इतना बड़ा शहर नहीं है, गाँव है आसपास। किसान के बीच में किसानी किसको सिखाओगे? मतलब यू विल बी द मोस्ट एमेच्योर पर्सन इन अराउंड हियर, बाकी सब तो सब होशियारी है। सही सही। इंजीनियरिंग आपकी अच्छी हो सकती है, किसानी तो आपकी सबसे वीक होगी। सो हम एक कंक्लूजन में आए कि बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वी आर गुड इन टेक्नोलॉजी हैंडलिंग। टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में और उसको हैंडल करने में हम इजी होंगे, उसको ऑप्ट करने में इजी होंगे। तो रैदर गोइंग फॉर अ फार्म थिंग वी थॉट दैट वी शुड गो फॉर प्रोसेसिंग। तो हमने ये सोचा कि यार लेट्स हेल्प फार्मर टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क, उनको भी अच्छा प्रोड्यूस करने में हेल्प करें, और यहाँ पे प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा दें रादर देन फार्म को, क्योंकि फार्म तो बहुत है ऑलरेडी। राजस्थान वाज लीडिंग मिल्क प्रोडक्शन, तो अभी उसको मैं क्या और बढ़ा दूंगा? मुझे लगा यार ये तो मैं मतलब घास में सुई बराबर काम करूंगा। तो मैंने प्रोसेसिंग को फिर वहाँ 1 साल बाद प्रोसेसिंग को चुना कि यार आई विल नॉट गो फॉर द फार्म थिंग, आई विल गो फॉर द प्रोसेसिंग पार्ट। मैं more than aggregator, I will become a facilitator for all the stakeholders around here, that we will cater farmer to get their milk to the plant। उस प्लांट में हम एक ब्रांड क्रिएट करेंगे जिसके अंडर ये सारे फार्मर्स केटर हो जाएंगे, और हम वो मार्केट में ब्रांड लॉन्च करेंगे। बिकॉज अभी तक राजस्थान में ना मोस्टली 2 ही ब्रांड्स वर्क कर रहे हैं। सरस, विच इज स्टेट कोऑपरेटिव, राजस्थान कोऑपरेटिव का है ये, एंड अदर इज अमूल जो कि गुजरात कोऑपरेटिव का है। तो दीज 2 ब्रांड्स आर वर्किंग अराउंड हियर। तो हमने सोचा यार 2 ब्रांड से क्या होता है, कंज्यूमर मस्ट हैव चॉइस, कि यार हमें और भी प्रोडक्ट्स मिले, और जितना अच्छा चॉइस होगा उतना कंपटीशन बढ़ेगा। तो वो हमको ठीक लगा, हमको लगा यार हमारा भी थोड़ा एक्सपर्टीज इसी के अंदर है, एंड लेट्स बिकम फैसिलिटेटर rather देन बिकमिंग अ फार्मर, बिकॉज हमें किसानी आती नहीं, पहले तो सीखनी पड़ेगी। तो उस पूरे 1 साल में मैंने बहुत कुछ किया, हाइड्रोपोनिक्स भी किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी किया, सब किया मैंने। कैन से दैट फार्मिंग इज वेरी टफ, वी शुड रेस्पेक्ट आवर फार्मर्स।
और हम तो अब उसी फील्ड से हैं, तो हमें तो पता है यार। तो जब आप बोल रहे हो कि यू एस्टैब्लिश अ प्रोसेसिंग यूनिट, सो हाउ डज दैट एंटायर सेटअप वर्क? मतलब आपका किसानों के फार्म के साथ टाई अप है एंड देन आप वहां से घी लाते हो, उसको प्रोसेस करते हो अपने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में, इज इट समथिंग और कुछ दूसरा मॉडल है? We bring raw milk from them. So we do have association with women self-help groups, and we do have our own BMC setups, that is collection centers. हमारे खुद के कलेक्शन सेंटर हैं, कुछ महिला ग्रुप्स के साथ हम टाई अप हैं। तो हम उनसे क्या करते हैं, रॉ मिल्क परचेस करते हैं। जो किसान खुद दूध निकाल रहा है, इतना दूध, अब आपको ये तो मैंने बता दिया, राजस्थान टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है, तो ऑब्वियसली दूध तो बहुत है। अभी वो दूध को क्या करते हैं, या तो किसी खुले दूधिये को दे देते हैं, या खुले मार्केट में बेच देते हैं, या सरस को देते हैं, या अमूल को देते हैं। देयर आर फ्यू, ऑर्गेनाइज तो बहुत कम। तो हमने उनसे टाइप्स किए या उनसे एसोसिएट हुए, हम उनसे दूध लाते हैं, उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं, कुछ का घी बनाते हैं, कुछ के बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ मिल्क सेल करते हैं, और इस तरह से पूरे प्लांट को रन करते हैं। दिस इज द प्रोसेस आई गेस, एंड इन दैट वी केटर देम इन मेनी वेज। हम उनकी मॉनेटरी मदद भी करते हैं, वी हेल्प देम इन मेनी वेज कि उनको क्या फायदे चाहिए, जैसे मेडिसिन है या कैटल फीड है, तो वो सबको एग्रीगेट करके देते हैं हम लोग। एंड मेनी दिस इज वेरी कॉमन थिंग, एवरी कोऑपरेटिव डज दैट। ये कुछ हमने नया नहीं किया था इसमें। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है, एवरी पर्सन इन मिल्क इंडस्ट्री नोज दिस। बट ये हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेटर्स की कमी थी, फैसिलिटेटर्स की कमी थी, हमने उसको फुलफिल करने के लिए एक बार एंटर हुए। तो हमने मेजर प्रोसेसिंग पे ध्यान दिया है, रादर देन फार्मिंग वगैरह पे। हम किसानों को जोड़ते हैं अपने साथ, हम उनसे दूध इकट्ठा करते हैं। वी मोटिवेट देम नॉट टू ऐड वाटर इन इट, नॉट टू ऐड एनी एडल्ट्रेशन इन इट, नॉट टू ऐड एनी एक्स्ट्रा थिंग इन द मिल्क। आप हमें रॉ मिल्क दीजिए, हम अच्छे दाम देंगे उसके आपको। So वहाँ पे फिलहाल मिल्क के प्राइसेस क्या हैं? Because if I look at talk it from the major cities, it's almost like a more than, I guess across India it's 50 plus or on another average 50. 60, Is that राजस्थान 60 पे चल रहा है। रॉ मिल्क का प्राइस इधर 60 पर है। सो राजस्थान अभी टॉप, मतलब सबसे ज्यादा दे रहा है। एंड ये सब कुछ सब्सिडीज की वजह से भी हुआ है। रेट्स अच्छी होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, फार्मर्स को रेट तो अच्छी मिलनी चाहिए। रेट्स के साथ कंज्यूमर को भी बेयर करना पड़ेगा वो चीज को। so और इसमें कुछ regulations आता है क्या कि इतना percentage of prices has to be go to the farmer? ऐसा कुछ regulation है? Because अगर मैं गलत नहीं हूँ तो with respect to wheat and rice there is a price defined कि इतना हाँ, percentage तो एमएसपी farmers को जैसा देना कुछ पड़ेगा। नहीं, नहीं एमएसपी जैसा कुछ नहीं होता है मिल्क में। मिनिमम Okay, सपोर्ट प्राइस जो होता है, तो देर हाँ, इज नो सच थिंग एज एमएसपी इन मिल्क, बट कॉपरेटिव्स खुद रेट्स डिसाइड करती हैं किसानों की। सो मिल्क हैज टू कंपोनेंट्स इन इट, फैट एंड एसएनएफ। ये मोस्टली सबको पता होगा। जो भी आप मिल्क पाउच लेते हैं उस पर लिखा भी होता है, तो उसी के बेसिस पे फैट रेट्स डिसाइड होती है। तो राजस्थान का रेट अभी सबसे ज्यादा है। तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होना भी चाहिए, नो डाउट। मतलब कि अभी चीजों की महंगाई भी बहुत है, हर चीज महंगी मिल रही है। okay, तो okay. So ये तो अगर स्टेट कोऑपरेटिव भी डिसाइड करते हैं, कोई भी कर सकता है। हम भी हमारी रेट्स देते हैं, कोऑपरेटिव अपनी रेट्स देते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये मार्केट के अनुसार चलता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप फार्मर्स के साथ फार्मिंग के साथ टाई अप है, वो वहां से आप मिल्क लाते हो, देन यू प्रोसेस इट, देन यू आल्सो गो फॉर द पैकेजिंग, राइट? पैकेजिंग भी आप खुद यस, करते हो या यू आफ्टर हैव दैट, अ थर्ड पार्टी? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ हमारा है, एंड टू एंड। हम कलेक्शन भी हम करते हैं। एंड टू एंड का मतलब है, हम फार्म से कलेक्शन करते हैं उनका दूध। फार्मर ही है, हम उनसे दूध कलेक्ट करते हैं, हमारे प्लांट तक लाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उसको प्रोसेस करते हैं, अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं, देन सेल भी हम खुद करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टिल फार्मर, मतलब रिटेलर्स तक हम पहुंचा देते हैं। आपने ये भी मेंशन किया था इट्स अ प्रिजर्वेटिव फ्री, राइट? आई मीन हाँ, आप क्लेम करते हो कि दैट्स इट्स अ केमिकल फ्री डायरी। ये एक यस। ये मुझे भी समझना था, बिकॉज एनीथिंग दैट यू आर पैकेजिंग, स्पेशली मिल्क हो गए आपके, कर्ड हो गए आपके, इस टाइप के सारे प्रोडक्ट, इसके लाइफ लाइन बहुत कम होते हैं, इसको पेरिशेबल भी बोलते हैं जनरली, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। And at the same time, आप mention कर रहे हो it's a chemical free. Then how do you go about this? Because without adding the preservative, how do you ensure the lifetime of this हाँ, product? समझ गया मैं। ये एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन सर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट हर पैकेज मिल्क के अंदर कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला होता है।
वो तो तो बहुत कॉमन है, हम लोग भी सोचते हैं है बॉस ना? क्या क्या हाँ, डाल के ऐसा दिया। नहीं होता है। हाँ, ये 2 चीज़ें बहुत कॉमन है लोगों में। एक तो इसमें मतलब सरकार तो नहीं कह सकता एग्ज़ैक्टली, बट कहीं न कहीं सरकार की गलती है इसमें कि दे हैव नॉट एजुकेटेड पीपल अबाउट डेयरी, ऑर्गेनाइज्ड डेयरी। एंड उसके बाद वो उम्मीद कर रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड डेयरीज नहीं चलते हैं इंडिया में। दिस इज़ वेरी आयरनी इन इंडिया कि आप सोचो कि पैकेज मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे पनीर, दही, छाछ, सब पे जीएसटी है। लेकिन अनपैक्ड मिल्क पे नहीं, अनपैक्ड मिल्क प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं। तो यू आर प्रोमोटिंग इट और डिमोटिवेटिंग इट, वो तो सोचने की बात है। बट यस, हर कोई का एक मिसकंसेप्शन है इंडिया में। हर कॉमन पर्सन को ऐसा लगता है कि पैकेट मिल्क के अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सम काइंड ऑफ केमिकल इज देयर। देखो, मोस्ट डेयरीज तो कुछ करती भी होगी, जो छोटी मोटी डेयरीज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छी डेयरीज कभी ऐसा नहीं करती है। देखिए, कोई भी फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के कुछ तरीके होते हैं, और मोस्ट सबसे कॉमन 2 तरीके होते हैं। एक तो उसकी पैकेजिंग, एक उसका प्रोसेसिंग। एंड कोई भी फूड प्रोडक्ट में कॉमन बात कर रहा हूँ, को बचाने का क्या तरीका है कि आप उसको हीट मेथड का मतलब फ्रीज ड्राई भी हो गया या हीट मेथड भी हो गया, कोई भी मेथड हो, है ना? हाँ, अब ठंडा या वापस से आप गर्म रिपीट कुछ भी करना, करो, हीट मेथड। हीट मेथड, राइट? यस, ओके। मैकेनिकल मेथड, एक तरह से मैकेनिकल मेथड। देयर इज नो केमिकल मेथड इन्वॉल्व इन इट। देयर आर फ्यू केमिकल मेथड्स आल्सो, जैसे आप चिप्स खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फिलिंग होता है, तो उसका स्मेल को बचाने के लिए, है ना? पर ज्यादातर फूड प्रोडक्ट्स को हीट मेथड से बचाया जाता है। या तो उसको फ्रीज कर देते हैं हम, या उसको हीट कर देते हैं और फिर उसको तुरंत ठंडा करते हैं। और उसका पैकेजिंग कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सो इन मिल्क देयर आर फ्यू मेथड्स जिससे हम मिल्क का शेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ा देते हैं। मिल्क का खराब होने का क्या तरीका होगा? वो एसिडिफाई हो जाएगा। मिल्क इज एसिडिक प्रोडक्ट, है ना? आप अगर उसको टाइम पे गर्म या कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उसमें लैक्टोबैसिलस बढ़ जाएगा और वो कर्डल हो जाएगा, मिल्क कर्ड बन जाएगा और फट जाएगा। सो इन प्लांट व्हाट वी डू, देयर इज अ मेथड कॉल्ड पास्चराइजेशन। लुई पास्चर का एक सिंपल सा मेथड है। तो उसमें 82 डिग्री पे हम मिल्क को गर्म करते हैं और विद इन 7 सेकेंड्स हम उसको 4 डिग्री पे ठंडा कर देते हैं। तो इस मेथड में होता क्या है कि फ्यू ऑफ द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें कम हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, और 4 डिग्री पे यानी कि 2 डिग्री पे लगभग ले आते हैं हम उसको। तो उससे क्या होता है, उसकी ग्रोथ वापस नहीं होती ओके। भाई। ओके। कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एम्बिएंट टेम्परेचर क्या चाहिए? इन बिटवीन 30 to 40 डिग्री। तो हम सो क्या करते हैं, आपका उसको कहना 82 है डिग्री कि पे। एक 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 वन टाइम पे इमीडिएटली यू हीट इट टू द 82 डिग्री और फिर 82 इमीडिएटली डिग्री कट करके यू फ्रीज इट। हाँ। और अच्छा। ये सारे फूड के लिए एप्लीकेबल है ना? तो ये ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, ओके। उसको इतना गर्म करते हैं कि बैक्टीरिया ग्रोथ खत्म हो जाती है। 82 डिग्री पे क्या होता है, न्यू बैक्टीरियाज नहीं पनपते। फिर उसको तुरंत हम विद इन 7 सेकेंड्स लेके आते हैं 4 से 2 डिग्री पे, ताकि नए बैक्टीरियाज ना बने। ठंडा कर ओके। देंगे तो क्या होगा, नए बैक्टीरियाज नहीं बनेंगे। तो अब उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ रुक चुका है। अब उसको अगर आप 4 डिग्री पे मेंटेन करोगे तो न्यू बैक्टीरियल ग्रोथ 1-2 दिन तक नहीं होगा। तो उसके लिए उसका शेल्फ लाइफ 2 डेज मिलता है, जो आप रेगुलर पैकेट मिल्क यूज करते हो। देन यू सी टेट्रा पैक मिल्क इज देयर, जिसका शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स होता है। आई टोल्ड यू देयर आर टू थिंग्स विच प्रिजर्व मिल्क। एक तो उसका मेथड क्या है, दूसरा उसका पैकेजिंग कैसा है। तो टेट्रा पैक मिल्क में क्या होता है, फॉर 2 seconds they heat the milk at 150 degree, and within 2 seconds they bring it down to 2 degree. ओके। देन दे उसको तुरंत ही उसको टेट्रा पैक में पैक कर देते हैं। अभी टेट्रा पैक क्या 6 लेयर पैकेजिंग है। इट हैज कार्टन, देन एल्यूमिनियम, देन सर्टेन थिंग्स, तो 6 लेयर्ड होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं पैकेजिंग पे। तो क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें खराब होने से बचाना है तो उसको हमें 2 चीज से बचाना होता है। एक तो नया बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें ना हो। हम्म। तो वो कैसे होगा, या तो उसको सनलाइट मिले या मॉइस्चर मिले या एयर मिले। इन सेंस मॉइस्चर इन द सेंस एयर मिलेगी। सनलाइट और एयर ही कोई भी नए बैक्टीरियल काउंट को बढ़ाएगा। तो टेट्रा पैक में क्या होता है कि सनलाइट पास नहीं होती, और वो जब आप प्रोसेस करते हो तुरंत टेट्रा पैक में पैक होता है ना, तो उसमें एयर काउंट भी खत्म हो जाता है। सो सेकेंड पार्ट इज एयर, जिस वजह से उसमें उसमें नया बैक्टीरिया ग्रोथ होता नहीं है। उसलिए उसका मिल्क 6 महीने तक खराब नहीं होता है। इन आवर पाउच वी पैक इट इन एलडीपी पैकेजिंग, मतलब लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन पैकेजिंग में हम पैक करते हैं। जो पॉली पाउच आप यूज करते हैं घरों में, तो उसका पैकेजिंग इतना इंटैक्ट नहीं होता है, उसमें एयर पार्ट्स रहते हैं। एलडीपी है ना, लोअर ग्रेड पॉलीथीन है वो, उसमें एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो इसलिए वो 2 दिन में खराब हो जाता है।
बस इतना सा मेथड है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक मेथड नहीं है। सो फार इनफैक्ट मैं भी इस assumption में आज तक था कि कुछ ना कुछ हर मिल्क के प्रोडक्ट में ऐड होते ही, अदरवाइज सस्टेन कैसे करते हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, आई नॉट से थ्योरी गोज अराउंड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन, इंक्लूडिंग मुझे भी है इनफैक्ट था। तो हम लोग काफी हेजिटेट करते हैं, एंड द रीजन देयर इज ऑलवेज अ चेस कि भाई कहीं से रॉ मिल्क मिल जाए वो ज्यादा बेटर है रादर देन गोइंग फॉर द पैकेट मिल्क। तो ये कहूंगा कि यू मस्ट गो फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेयरी रेदर देन गोइंग फॉर अनऑर्गेनाइज्ड डेयरी, बिकॉज देखो आप उसके पास तो प्रोसेसिंग प्लांट है नहीं, रॉ मिल्क 3 घंटे से ज्यादा रह नहीं सकता। ठीक है। आपको क्या आपको क्या लगता है वो क्या करता होगा उस दूध के साथ जब बच जाता होगा तो? गर्म पानी करके तो पिलाता नहीं होगा। लाता होगा आपके लिए, या तो पानी डालता होगा। देर आर फ्यू केमिकल्स दे ऐड इन इट विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड वन ऑफ देम इज कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा इज अ काइंड ऑफ एसिड। अगर आप उसको जमीन पे गिराएंगे तो आपकी टाइल्स या सीमेंट होगा ना तो उसको खा जाएगा, मतलब रस्टिंग हो जाएगी, कोरोसिव होता है बहुत। आपकी बॉडी के साथ क्या करेगा सोचो। तो वी मस्ट अवॉइड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा यार हम तो बहुत ईमानदार है ना, ऐसा कभी कभी होता है, वीडियोस वायरल हो जाते हैं कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ हम तो यार बहुत ईमानदार हैं। हाँ कुछ होंगे, सबका तो नहीं कह सकते ना, कुछ हो सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइज के ऊपर तो सरकार का कंट्रोल है ना। मेरा पैकेट मार्केट में जा रहा है, मेरे पैकेट में अगर कोई भी अडल्ट्रेशन हुआ, यू कैन गो एंड रजिस्टर इट टू द नियरेस्ट एफएओ, मतलब कोई भी फूड अथॉरिटी को जाके आप दे दोगे कि इसका ये पाउच है, ये खराब है, चेक करो इसको। एंड दे हैव कंट्रोल ऑन मी। मेरा फसाई नंबर प्रिंटेड है, मेरा सारा चीज प्रिंटेड है, वी हैव रिकॉल प्लान्स इंस्टॉल्ड इन, हमारा सब कुछ रजिस्टर्ड है। और हमको तो पकड़वा सकते हो ना। खुला दूध आया आपके घर में, आप गए सरकार के पास कि ये दूध खराब है भाई साहब, इसने इसमें जहर डाल के दिया है, और वो बोले कि ये तो मेरा है ही नहीं, क्या कर लोगे। सर इस पे एक और सवाल था मेरा इनफैक्ट पर्सनल। तो मिल्क में भी बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी होते हैं, टोन्ड मिल्क जिसमें मलाई ज्यादा होती है, उसके अनटोन्ड मिल्क। आई मीन यूजुअली प्रोसेसिंग में ऐसा कौन सा डिफरेंस होता है, बिकॉज उसको भी लेके काफी सारे मिसकंसेप्शन है यार। क्योंकि बैंगलोर में स्पेशली अगर आप देखो तो हर कोई सजेस्ट करता है नंदिनी का इन केस आप रहे हो तो नंदिनी नाम काफी फेमस है। वहां पे भी इस चीज को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है, इंक्लूडिंग मुझे भी बहुत ज्यादा वेरी इनफैक्ट गुड वो डेयरी। हेजिटेशन होता है तो कि नंदनी जब भी। नंदनी इज अ डेयरी विच कीप ऑन इंस्पायरिंग प्रोसेसिंग डेयरीज अराउंड इंडिया। नंदनी का बहुत अच्छा वर्किंग है सर। तो आप जो कहना चाह रहे हैं ना बेसिकली, सरकार ने ना फसाई, मतलब बेसिकली यहाँ हर वक्त सरकार से मेरा मतलब होता है, फसाई इज द अथॉरिटी विच रेगुलेट्स फूड, करेक्ट। फूड एफपीओज, सिक्योरिटी बात। फूड बिजनेसेस। यस, वो सारे फूड बिजनेसेस को रेगुलेट फसाई करता है। तो करेक्ट। फसाई ने ना कुछ कुछ मैंडेट्स दे रखे हैं, that if your milk has that much of fat and that much of milk, it comes under this category. तो अगर आपका मिल्क 0.5 फैट और 9 एसएनएफ का है तो इट्स स्किम मिल्क। देन अगर आपका दूध में 1.5 फैट है और 9 एसएनएफ है तो इट्स डबल टोन मिल्क। देन 3 फैट है तो टोन मिल्क, 6 फैट है तो फुल क्रीम, इफ इट हैज 4 और 4 अबव फैट देन इट्स स्टैंडर्डाइज मिल्क। अगर आप कैमल मिल्क पैक करके बेच रहे हो तो आपका इतना फैट एसएनएफ होना चाहिए। तो उन्होंने सब डिफाइन किया हुआ है, सब कुछ डिफाइन किया। उन्होंने क्लियर मैसेज दे रखा है, क्लियर रिकमेंडेशंस दे रखे हैं कि आपने अगर 5 तरह की पैकेजिंग निकाली तो पांचों तरह की पैकेजिंग का कलर अलग होना चाहिए। पांचों में आप मिसमैच नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि इसका 500 ml का और उसका 200 ml का पैकेजिंग का कलर सेम है। ए और बी का कलर डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए। एक अनपढ़ को भी अगर उसको पढ़ना नहीं आता है तो उसको पाउच देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैकेजिंग अलग है और ये पैकेजिंग अलग है। करेक्ट। उन्होंने करेक्ट। बहुत कुछ डिफाइन किया हुआ है। बहुत लोग उसका मिसयूज करते होंगे, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब साहूकार बैठे। होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है ना, मतलब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज चोरियां तो हर जगह होती है। तो ये जो टोन्ड और अनटोन्ड मिल्क है वो प्रोसेसिंग में ही डिफाइंड होता है, इज इट? हाँ हाँ हाँ। सो वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट, फैट फ्रॉम इट। मिल्क में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, देन देर इज वे, कैसीन, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो मेजर कंपोनेंट होता है फैट, दैट इज घी, यू कॉल इट। तो दूसरा होता है एस एंड एफ, दैट मीन्स सॉलिड बट नॉट फैट। तो मान लेते हैं कि बफेलो मिल्क है, तो बफेलो मिल्क में जनरली 6 फैट होता है और ओके। अराउंड 9 एस एंड एफ होता है। एस एंड एफ आपको कॉमन लैंग्वेज में कहूँ तो पाउडर, मिल्क पाउडर जो होता है, अगर आप उसमें पानी हटा देंगे और सुखा देंगे घी निकाल के तो पाउडर ही बचेगा ना। ओके। ओके। You separate ghee from it, you separate fat from it, then you send the milk for evaporization। जो ड्राई प्रोसेस के लिए भेजोगे तो पानी उड़ जाएगा तो पीछे पाउडर बचेगा। तो ये भी प्लांट होता है जिसमें पाउडर भी बनता है।
तो मिल्क में ये दो कंपोनेंट्स मेजर होते हैं, थर्ड कंपोनेंट इज वाटर। इसी से यही सारा कंपोनेंट से मिल्क बनता है। नेचुरल ओके। मिल्क क्या होता है, जब आपने भैंस या गाय से डायरेक्ट निकाला और वो नेचुरल मिल्क है। अगर आप रिकम्पोज कर रहे हो वापस मिल्क को, रिकम्बाइन कर रहे हो, मतलब आपने कुछ क्रीम ले ली, कुछ पाउडर ले लिया और वाटर ऐड करके वापस उसको मिक्स करके यूज किया, तो वो नेचुरल मिल्क नहीं है, वो रिकम्बाइंड मिल्क है या रिकम्पोज्ड मिल्क है, बनाया गया है। तो अडल्ट्रेशन में ऐसा कुछ होता है। एंड हाउ डिड यू गो अबाउट द मार्केटिंग? आई मीन, बिकॉज एज ए मिल्क स्पेशली आपने भी बोला कि राजस्थान का जैसे बैंगलोर का मैंने एक चीज नोटिस किया है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नंदिनी इतना है, इनफैक्ट दे डिड नॉट लेट अमूल अभी तक बैंगलोर कर्नाटका में आ नहीं पाया। एंड गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा कंट्रोल होता है एज ए, आई एम नॉट श्योर अगर वो बाकी मार्केट में भी होता है कि नहीं होता है, बट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल मार्केट होता है। तो व्हेन यू हैव अ अमूल, देन यू हैव अ राजस्थान का आपने कोऑपरेटिव स्टेट का एक नाम बताया, तो इस केस में पेनिट्रेशन अप्रोच क्या था आपका मार्केट में, स्पेशली बीइंग अ वेरी न्यू कंपनी? गवर्नमेंट तो जानबूझ के कोऑपरेटिव से कंट्रोल इसलिए रखती है बिकॉज वोट बैंक है वो उनका। अभी मान लेते हैं अमूल कर्नाटका में एंटर हो गया, तो कर्नाटका गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। वोट बैंक, अगर जितने किसान अमूल से जुड़ेंगे, वो वोट बैंक तो कर्नाटका का ही टूटेगा ना, नंदनी के अंदर है ना। सो ये पॉलिटिकल मामला है। सो इसलिए ये लोग कोऑपरेटिव को खत्म नहीं होने देते, पहली बात तो कोऑपरेटिव क्या है, फ्री मार्केट। जो इंडिया, अगर अभी आप देखेंगे आफ्टर 1991 इंडिया एंटर इनटू फ्री मार्केट पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, एलपीजी इसको हम बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने मिल्क और फूड सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है। उसके बावजूद इंडिया में हर स्टेट की कोऑपरेटिव इतनी स्ट्रांग है दैट दे डू नॉट लेट एनी प्राइवेट पार्टी एंटर इनटू इट, दे डू नॉट लेट द मार्केट टू एक्सरसाइज फ्रीली। आप इसे समझेंगे जैसे कि देखिए, कोऑपरेटिव्स का जन्म हुआ था मिल्क रेवोल्यूशन को लाने के लिए, इंडिया में मिल्क को बढ़ावा देने के लिए। एंड यही गवर्नमेंट का रोल होता है। कोई मार्केट अगर अच्छा नहीं है या कोई मार्केट बनाना है नया, तो गवर्नमेंट एंटर्स इनटू इट, दे क्रिएट अ मार्केट। बिकॉज प्राइवेट अभी इतना स्ट्रांग नहीं है उसको रेगुलेट करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव्स को जन्म दिया, कोऑपरेटिव्स को बनाया, कोऑपरेटिव्स ने दूध बढ़ाया, दूध बनाया। अब गवर्नमेंट उसको लेट गो होने ही नहीं दे रही है। दे आर नॉट लेटिंग द मार्केट टू वर्क फ्रीली। वो क्या करती है, वो जानबूझ के सब्सिडीज बढ़ा देती है दूध के ऊपर, वो जानबूझ के ये जो कर्नाटका में अमूल और नंदनी का मामला हुआ वो करवा देती है ना। ये तो ठीक है, स्टेट वाइज कॉपरेटिव बनी हुई है, वो अपने अपने स्टेट में रहे। गुजरात कोऑपरेटिव का अमूल है तो गुजरात में ही वर्क करे, और कर्नाटका में नंदनी तो कर्नाटका में वर्क करे। पर इन ये तो इतना दो बड़ी बड़े जाइंट्स में फाइट था इसलिए इतना हुआ है। बाकी हर स्टेट कोऑपरेटिव किसी प्राइवेट को भी एंटर नहीं होने देती। यू कैन सी दैट डील इन बिग बाजार ऑल्सो। आप फ्रंटियरा का डील देखेंगे तो ऐसे ही हुआ। आप कोई भी बड़ी डेयरीज को अगर खत्म होता देखते हैं ना, तो वैसे ही होता है, कोऑपरेटिव उनको पनपने ही नहीं देती है। लोकल कोऑपरेटिव्स क्या करेंगी? आप कहाँ से बिलोंग करते, अभी मतलब एग्जैक्टली कहाँ है, या अगर आप मान लेते बैंगलोर में एंड यू स्टार्ट अ कंपनी इन बैंगलोर ऑफ मिल्क, तो बैंगलोर कोऑपरेटिव क्या करेगा, जानबूझ के वहां के दूध की प्राइसेस को, मतलब प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को बढ़ा देगा, जानबूझ के वहां बेचने की प्राइस को घटा देगा, क्योंकि हर लोकल कोऑपरेटिव के हाथ में होता है ये सब, ताकि आप आने से पहले ही खत्म हो जाए। एंड इट इज सो ब्यूटीफुली रेगुलेटेड कि आप देखोगे इंडिया में यार एक छोटी सी मिल्क डेयरी अगर नाम बना लेती है तो सब लोग तो यार यार इतना बड़ा कंपनी बन गया यार, देखो 35-40 करोड़ का टर्नओवर कर दिया इसने 2 साल में। हाँ मतलब, क्योंकि ये लोग कुछ करने ही नहीं देते किसी को। ये तो चलो ठीक है, ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है। ये हालत हो गई है कोऑपरेटिव की दैट दे हैव बिकम गॉड इन देमसेल्व्स, दे डोंट सो हाउ लेट एनीवन एंटर इनटू इट। हाँ, So वो how did हमने ऐसे you go किया। about the marketing? आपका marketing approach क्या था? How did you reach out to the retailers? तो हमने पहले तो देखिए, एक तो होता है प्रीमियम मार्केट, लाइक अक्षय कल्पा इन बैंगलोर एंड कंट्री डिलाइट, है ना। ये इन्होंने प्रीमियम मार्केट पकड़ा है, दे कैन नॉट एंटर इनटू मास। तो हमको तो मास मार्केट बनाना था। तो मास मार्केट के लिए तो ऑब्वियसली हमको अमूल और सरस से ही भिड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने प्रीमियम भी नहीं किया, बट हमने थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा सरस, और सरस से थोड़ा सा प्राइसेस को अप रखा। Okay. एंड ये बताया कि यार देखो, हमारा दूध उससे अच्छा है इसलिए महंगा है। इतना महंगा भी नहीं कि आप अफोर्ड ना कर सको 1 रुपया ऊपर, क्योंकि हम भी ऑलमोस्ट प्रोक्योर तो उसी रेट्स में कर रहे हैं ना। तो हमने थोड़ा सा एक तो ये अप्रोच रखा कि यार प्रीमियम बोल के आप महंगा भी नहीं बेच सकते। व्हाट इज प्रीमियम, मतलब मेरे को आज तक प्रीमियम का डेफिनेशन नहीं समझ में आया कि प्रीमियम का कोई डेफिनेशन नहीं होता है बॉस। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन आई गेस। मार्केटिंग की लैंग्वेज में कहो तो यही होता है।
प्रीमियम, दैट आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी को हाथ में लेने से ऐसा लगेगा कि वो कुछ अच्छा है, आपके प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, यू मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्फ, है कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट। इनोवेशंस होते हैं, R&D होती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि नाइकी ने कैनवास सोल से लेके यहाँ तक की जर्नी नहीं की है, एप्पल ने आईफोन 3 से लेके यहाँ तक की जर्नी नहीं की है। इनोवेशंस होते हैं, R&D होती है, सब होता है। प्रीमियम इज इन द कैरियर्स हैंड, है ना? प्रीमियमनेस इन द कैरियर्स हैंड। आपको फील करवाते हैं कि यार ये फोन है तो इससे तू बहुत, ओ यू आर होल्डिंग आईफोन, ओ यू आर होल्डिंग दैट फोन, और है ना? तो प्रीमियमनेस तो आपके होल्डिंग के ऊपर है। हमने उसको थोड़ा सा साइड में रखा। हमने बोला यार प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन उनसे अच्छे हैं इसलिए थोड़े से महंगे हैं। दैट वाज द फर्स्ट थिंग वी ऑप्टेड। देन सेकंड थिंग वी हैव डन वाज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की हमने। हमने जानबूझ के यहाँ के लोकल्स को, यहाँ के आसपास के गांव वालों को, यहाँ के किसानों को, सबको एजुकेट किया। जो आपको बीइंग, देखिए, नो ऑफेंस, आपको बीइंग एजुकेटेड पर्सन जो नहीं पता है ना, हमारे किसानों को पता है कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। हमने उनको विजिट्स करवाया, हमने स्कूल, आसपास के सारे स्कूल्स को विजिट करवाया। मतलब मेरे को ये लगता है कि यार एजुकेशन सिस्टम में भी तो कमी है ना, कि यार हमारे यहाँ के 12th के बच्चे को भी नहीं पता होता है कि मिल्क कैसे प्रोसेस होता है। वो चीज जो आपके घर में रोज आ रही है, आप रोज पी रहे हो, और आपको ये भी नहीं पता है वो आती कैसे। मतलब पीपल थिंक कि आप प्लांट में ही दूध बनाते हो। इतनी शर्मसार बात है कि यार अमूल बीइंग द जाइंट ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव नॉट एजुकेटेड पीपल। एटलीस्ट एड ही चला लेते टीवी पे कि यार कैसे दूध प्रोसेस होता है। ये तो बहुत बेसिक सी तो चीज है अ, सर। अमेरिका में हम जाएंगे ना, यूएस और यूरोप और जर्मनी और आयरलैंड, if you go na, they know that how their milk is being processed, how their vegetables are being processed, how they are getting it in their hand. हमें बेसिक्स भी नहीं पता है और हम आईटी के किंग बने हुए तो अगर मैं समझ पाया हूँ, तो एक आपने जो जिस तरीके से अपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रपोज किया है, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। आई मीन नॉट प्रीमियम एज ए वेरी प्रीमियम, बट इट्स अ सब प्रीमियम लेवल। सेकंड, आपने फार्मर्स को आपने बोला कि एजुकेट किया था विद रिस्पेक्ट टू, बट फार्मर्स तो आपसे आप प्रोक्यूर करते हो, राइट? हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन दोनों साइड है ना। देखिए, आपका कंज्यूमर भी वही है। एंड देन हमने बोला ना, हमने स्कूल्स को ऑलमोस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट एवरी स्कूल अराउंड अस, हमने स्कूल्स को एजुकेट किया, हमने स्टूडेंट्स को एजुकेट किया फ्रॉम क्लास 8 टू 12, क्योंकि यहाँ के इस उम्र का बच्चा समझता है। हमने उनको एजुकेट किया बुला के कि हाउ योर मिल्क इज बीइंग प्रोसेस्ड, हाउ यू आर गेटिंग इट इन योर हैंड। और छोटे शहरों में एक फायदा होता है, यू हैव केटल्स अराउंड यू, यू हैव केटल्स एट योर होम आल्सो, किसी ना किसी घर में केटल भी होती है, तो उसको समझ आता है। वो उसके बारे में प्रमोट करता है, अपने घर में जाके प्रमोट करता है कि मैं उस प्लांट में गया था, वहां का दूध अच्छा है, वहां का घी अच्छा है, वहां पे अच्छा। देखो कोई केमिकल यूज नहीं होता है। तो वो सब हमने उनको एजुकेट किया कि हम दूध की जांच कैसे कर रहे हैं, हम उसको लैब में कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, लैब में कैसे चेक कर रहे हैं, हाउ वी आर गेटिंग दैट दिस इज अ काउ मिल्क, दिस इज अ बफेलो मिल्क। उनको सब बताया कि दूध की एसिडिटी कैसे बढ़ती है, आप अपने घर में बेसिक जांच कैसे कर सकते हो। देखिए, हमारे पास इतना बजट तो नहीं था, हमारा कोई स्टार्टअप बहुत ज्यादा फंडेड वंडेड नहीं है। तो बिकॉज आप देखेंगे कंट्री डिलाइट ने ना, वो आप देखेंगे मार्केटिंग के लिए क्या क्या घर में किट्स बांटे थे। आप अपने घर करेक्ट। में किट टेस्ट, सो दैट किट कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज। तो इतना बजट हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या किया, उल्टा किया। वी कॉल्ड आवर कस्टमर्स टू आवर प्लांट। हमने ठीक उनको है। यहाँ बुला के उनको एजुकेट कर लिया कि आप अपने घर में कैसे जांच कर सकते हो कि दूध सही है या नहीं। बेसिक बेसिक जांचें बताई उनको, कैसे करना है, क्या जांच करनी चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा आपका दूध खट्टा है या नहीं है, कैसे आपको पता चलेगा इसमें अडल्ट्रेशन ज्यादा है या नहीं है। बेसिक चीजें बताई उनको, एजुकेट किया। अच्छा, प्लांट यानी कि हमने उस मोमेंट पे तो उनको ये एजुकेट किया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंतर है। आप हमारा मतलब, आप तो सरस का ही ले लो, आप तो अमूल का ही ले लो, लेकिन इस तरह से कभी कभी होता है ना कि वो आपको ही हेल्प कर देता है। तो हमने इस तरह से एजुकेट किया लोगों को। घी के बारे में भी बताया, घी कैसे बनता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग घी। घी इज अ गुड प्रोडक्ट। तो क्या हो गया, आजकल जनरेशन जेन जी जिसको हम बोलते हैं, उनको लगता है हर ऑयली प्रोडक्ट इज बैड फॉर हेल्थ। हमने वो भी एजुकेट किया दैट घी इज गुड फॉर योर हेल्थ, बट गुड घी इज गुड फॉर योर हेल्थ। घी इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, गुड घी इज गुड फॉर योर हेल्थ। तो हमने उनको ये बताया कि अच्छा घी कैसे बन रहा है, एक पका हुआ घी कैसा होता है। अच्छा, घी कब अच्छा है, जब वो अच्छे से पका हुआ है। अगर घी सही से नहीं पकेगा ना, तो हेल्थ को खराब भी कर देगा। एंड आप मैं आपको इतना कह देता हूँ अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर, दैट 90% ऑफ द कंपनी आर अडल्टरेटिंग देयर घी फॉर द मोर, फॉर द लार्जर बेनिफिट, फॉर द लार्जर प्रॉफिट मार्जिन्स। एवरीवन इज अडल्टरेटिंग देयर घी।
हमने उस चीज को एजुकेट किया, उनको बताया कि घी में अडल्ट्रेशन हम कैसे जांच कर सकते हैं, हाउ यू कैन गो टू द नियरेस्ट फूड अथॉरिटी अगर आपको लगता है कि घी में कमी है, घी अच्छा नहीं है। बिकॉज इतना बेसिक बेसिक आपने एक देखा होगा, कोई भी घी जांच करता है वो बेसिक टेस्ट करता है, हाँ 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 हाँ। ड्रग्स ड्रग्स टाइप की मुझे नहीं टेस्टिंग करता पता है वो सही तरीका है कि गलत, बट हाँ लेकिन वो वो सही कभी तरीका कभी। नहीं है। Okay. तो आपको भी पता है कि यार आजकल इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे फ्लेवर्स, इतने सारे चीजें आ गई है कि यार आप जो चाहो वो फ्लेवर पैदा कर सकते हो। आपको तो क्या लगता है उन्होंने ये चीजें? इसीलिए मेरा सबसे पहला सवाल वही था दैट आप क्लेम करते हैं प्रिजर्वेटिव फ्री, केमिकल फ्री, एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू स्टैंड बाय दैट क्लेम, तो क्योंकि वो I बहुत stand by सब्जेक्टिव हो जाता है। that completely. I stand by that 100%. If you want, I can add a call to my home. I can No, get no, you in my that's fridge. okay. I can show you my fridge that अभी भी मेरे घर में मेरा ही दूध रहता है। अभी भी मेरे Okay. फादर वही पी रहे होंगे। मेरे फादर तो वीडियो वगैरह बनाते हैं, मतलब दिस इज नॉट फॉर द वीडियो पर्पस। मेरे फादर तो वीडियो वगैरह बना के अपने दोस्तों को भेजते हैं, देखो मेरे घर में मैं यही पीता हूँ, मैं यही खाता हूँ, बिकॉज ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट, ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड ही उनको डायबिटीज है, उनको एंजियोप्लास्ट का ऑपरेशन हो रखा है। फॉर पास्ट 3 years ही इज ड्रिंकिंग माय मिल्क, फॉर पास्ट 3 years ही इज कंज्यूमिंग माय घी। और हम टाइम टू टाइम उनकी हार्ट की और सारी जांच करवाते रहते हैं। डॉक्टर इज सेइंग देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर हार्ट, यू आर वेरी, मतलब पहले से भी अच्छा है आपका हार्ट वगैरह। आफ्टर एंजियोप्लास्ट ऑपरेशन डॉक्टर उनको बोलता है आपका तो हार्ट बहुत एकदम स्ट्रांग हो गया है। वो बोलते हैं मैं मेरे घर का घी खाता हूँ एक तरह से, बिकॉज मैं उसको बनाता ही ऐसे हूँ कि जैसे घर का घी। One last question. दैट्स व्हाई आई स्टैंड फॉर इट 100%, कि मुझे पता है कि पता है प्रॉब्लम तो नियत में है सर लोगों की। मतलब दीस बिग कंपनीज ना, दे आर मेकिंग मोर प्रॉफिट आउट ऑफ घी एंड एवरीथिंग। प्रॉब्लम नियत नियत की बोलो है, आप ग्रीड प्रोडक्ट की बोलो, नहीं। ये दोनों चीजें साथ में आती है, बिकॉज जब आप बिजनेस चलाते हो तो हर कोई लुक फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी, तो हर कोई यस, चाहता है उनका प्रॉफिट डबल हो, ट्रिपल हो, सबका मार्जिन है। सो या ऑब्वियसली। सो एट द सेम टाइम आपका, मतलब आपने ऑफ कोर्स शुरू किया था मिल्क स्टेशन एज अ घी, बट आपका प्रोडक्ट रेंज काफी बढ़ गया, आप योगर्ट से लेके एंड देन यू आर आल्सो टारगेटिंग फॉर आइसक्रीम। सो आपका मार्केट एट द मोमेंट राजस्थान से ही लिमिटेड है, या फिर आप भी, मतलब इफ आई वांट टू फाइंड योर ब्रांड इन। मुंबई, पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, वी हैव आवर घी डिस्ट्रीब्यूटर्स देयर। हमने क्या चैनल एक्चुअली बहुत ट्रेडिशनल चुना है, बिकॉज ऑनलाइन चैनल से ग्रो करना बहुत टाइम लगता है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ मार्केटिंग बजट। तो हमने, हमारे पास वो भी नहीं था, तो हमने बहुत ट्रेडिशनल मेथड अपनाया, हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए। एंड रही बात हमारे प्रोडक्ट रेंज की ना, तो डे वन से मेरे को डिसाइडेड था दैट वी डोंट वांट टू फाइट इनटू द मिल्क मार्केट। हमने जब ये शुरू किया था, तो जब मेरी R&D चल रही थी, तो ये मुझे पता था दैट कॉपरेटिव्स का मेजर काम ही मिल्क है, बिकॉज मिल्क बीइंग द एसेंशियल सर्विस, उनका तो जन्म ही इसलिए हुआ है ना कि उनको घर घर दूध पहुंचाना है। सो हमको ये पता था दैट वी डोंट वांट टू एंटर इनटू मिल्क फाइट, कि मिल्क की रेस में हमको नहीं एंटर होना था। तो हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के मार्केट में एंटर होना था। और डे वन व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट दिस प्लांट, मेरे को घी का भी नहीं, आइसक्रीम और चीज का प्लांट लगाना था। बिकॉज मुझे दिखता था यार चीज का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, एंड देयर आर नॉट मेनी कंपनीज वर्किंग इन द चीज सेक्टर। करेक्ट। आप अगर याद भी करोगे तो आपको 6-7 कंपनियों का नाम याद आएगा, है ना? सो देयर इज स्टिल लॉट ऑफ मार्केट पोटेंशियल, लॉट ऑफ ब्रांड वैक्यूम इज देयर, कि जहाँ पे यार एक दो कंपनियां और आके, एक दो क्या 10 कंपनियां और आके अपना नाम बना सकती है। ओके बिस्किट में ओके। कितने ब्रांड्स हैं, लेकिन चीज में आपको इतने नाम नहीं याद आएंगे। अगर आप अभी भी सोच रहे होंगे तो मदर डेयरी, ब्रिटानिया, अमूल, ऐसे ही कुछ नाम से याद आएंगे, नहीं, आपने स्ट्राइव, एक डायना। क्वेश्चन अच्छा सा पूछा कि भाई चीज के ब्रांड बताओ, मुझे खुद ही नहीं याद है कि भाई चीज का ऐसा कोई ब्रांड, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग याद तो हाँ, नहीं है। तो बट या वही तो इट मेक्स मेजर सेंस। नाम बताओ, मिल्की मिस्ट या ब्रिटानिया या अमूल या मदर डेयरी, ऐसे बड़े नाम ही याद आएंगे। यू विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी लोकल ब्रांड्स अराउंड यू, है ना? तो हमें ये वैक्यूम दिखा बहुत बड़ा, एंड आइसक्रीम में भी हमको ये वैक्यूम दिखा, तो हमको उस पर काम करना था। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे यार इतना इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरे पास था नहीं। मुझे लगा यार मिल्क इज अ वेरी बेसिक थिंग, यू कैन एंटर इनटू इट, यू कैन बिकम अ कंज्यूमर ब्रांड फर्स्ट, देन यू कैन एंटर इनटू आइसक्रीम। तो हमने कुछ फेजेस डिसाइड किए हमारे, कि दैट फॉर फर्स्ट 3 years विल मेक अ मिल्क ब्रांड, एंड फॉर बाय गॉड्स ग्रेस हमारा घी का ब्रांड बहुत अच्छा बन गया। बिकॉज हम पूरा एकदम साफ सुथरे तरीके से काम करना चाह रहे थे, और हमारा मेजर मोटो भी नहीं था एक्चुअली दूध और घी में काम करना, हमें तो सिर्फ एक बार के लिए ठीक है कंज्यूमर ब्रांड बनना था, सो दैट वी कैन एंटर इनटू चीज एंड आइसक्रीम ब्रांड। चीज और आइसक्रीम ऐसा था कि यार हम लॉन्गर एरिया तक भेज सकते हैं, लार्जर एरिया तक एंटर हो सकते हैं।
और मीनवाइल हमें ये था कि यार इन दोनों चीज, ये घी के अंदर और मिल्क के अंदर एंटर होंगे ना, तो वी विल हैव अ गुड कंट्रोल एंड गुड कमांड ओवर द मिल्क, मिल्क डिस्पोजिंग एंड मिल्क प्रोक्योरिंग पावर। तो वो भी हमें सिक्योर करना था। हमने फाउंडेशन यानी फंडामेंटल्स पे काम किया कि यार मिल्क प्रोक्योरमेंट एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उसको भी कवर करना जरूरी है। तो वो सब किया। फिर सेकेंड फेज में हमने सोचा कि हम आइसक्रीम लॉन्च करेंगे, देन थर्ड फेज में हम चीज वगैरह लॉन्च करेंगे, देन आफ्टर दैट हम प्लांट को एक्सपैंड करेंगे, बड़ा करेंगे, एंड वी विल गो फॉर फंड रेजिंग वगैरह, या और भी कोई तरीका सोचा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिल्क वाज योर स्टार्टिंग बेस, मतलब एक फाउंडेशन हाँ बस, क्रिएट करना था, उसके बेसिस पे फाउंडेशन। देन यू। वी वांटेड कभी टू ऐसा, बिकम अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ब्रांड, ओके ओके, एंड वी कभी वांट टू ऐसा बिकम। आया है कि, ओके हाँ ओके, हाँ। कभी ऐसा आया है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे अमूल वगैरह, क्योंकि इनके लिए बहुत आसान होता है एक्विजिशन करना, या फिर टू प्रपोज दैट बॉस मैं आपको इतने प्राइस दूंगा इन सच अ प्राइस दैट they try to, or maybe they try to threaten you with the pricing model, जैसे आप अगर कुछ बेच रहे हो देन तो सडनली वो अपना प्राइसिंग इतना ड्रॉप कर देंगे। सो दैट्स टिपिकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो कभी ऐसा होता है आपके केस में, या फिर दे ट्राई टू थ्रेटन यू कि बॉस अगर नहीं करोगे तो फिर I'll do this? होता है सर, होता है। मतलब कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, सबको लगता है अरे यार इसके तो क्या मजे थे, दूर की कोई कंपनी थी मार्केट में लड़ने के लिए, अकेला ही था सिर्फ अमूल और सरस ही तो थे। सो दे डू ट्राई टू की threaten you, they do, मतलब ये सब क्या होता है, ऑन रिकॉर्ड की बातें नहीं होती। तो बट हाँ, दे डज दैट। एक्वायर करने की तो कोशिश नहीं करते, दे आर कॉम्पिटिटर्स, दे डोंट एक्वायर एनी प्राइवेट कंपनी। हाँ, पर वो क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं आपको डराने के लिए, आपको थोड़ा समझाने के लिए। क्या करते हैं, ऐसा करो आप थर्ड पार्टी प्लांट बना दो, अमूल आपके यहाँ दूध प्रोसेस करवा देगा। आप तो कैसे चलाओगे, कितना बनाओगे, क्या ही बेच दोगे, 5,000 2,000। अमूल 2 लाख लीटर बेचता है इस एरिया में। ऐसा करो आप अमूल के लिए प्लांट लगा लो, ऐसा करो आप सर पायस के लिए प्लांट लगा लो, ऐसा करो आप उस कंपनी के लिए प्लांट लगा लो। तो दे डोंट थ्रेटन यू, बट दे थ्रेटन यू इन ए वेरी सॉफ्ट मैनर। ऐसा एंड वो भी होता है जो आप बोल रहे हो, मिल्क के प्राइसेस गिरा देते हैं, सेल प्राइस गिरा देते हैं, घी प्राइस गिरा देते हैं। किया है रिसेंटली, ऐसा हुआ है। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने, सॉरी स्टेट कोऑपरेटिव ने क्या किया, राजस्थान कोऑपरेटिव ने, they have increased the milk procurement prices by 3 rupees per liter. oh That okay in terms of fat, if I say you, ये 20 rupees per kg fat की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी, okay and they decreased the price of ghee by 30 rupees. तो इफेक्टिवली 50 रुपीज का गैप कर दिया। डिफरेंस आ गया। इतना इतना इफेक्टिव मार्केट थोड़ी है जहाँ पे इतना मार्जिन है। तो ये इस तरह से मार्केट को फ्लक्चुएट कर देते हैं कि प्राइवेट खत्म हो जाए। कुछ 1-2 साल पहले उन्होंने क्या किया, सडनली 5 रुपए की सब्सिडी दे दी। अभी आपको तो सब्सिडी दे दी, कोऑपरेटिव को तो अपनी जेब से नहीं देनी, सरकार को देनी है। अभी मैं कहाँ से दूंगा? तो मुझे तो मेरी मिल्क प्राइस ही 5 रुपए से बढ़ गई सडनली। एंड डू यू और थिंक आप दैट उस मिल्क हैज अ मार्जिन ऑफ 5 रुपीज पर लीटर? और आप उस मार्जिन के साथ एज ए प्राइवेट प्लेयर खेल भी नहीं सकते हो। इट्स वेरी हाँ, डिफिकल्ट टू सस्टेन टू। तो वो ऐसा करते हैं, लोकल भी करते हैं। जैसे वो क्या करेंगे, दुकान पे मतलब रिटेलर्स के पास जाते हैं, ऐसा हुआ भी, इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे। रिटेलर्स के पास जाते हैं, सो कोऑपरेटिव, कोई भी स्टेट की कोऑपरेटिव होती है ना, तो रिटेलर को क्या लगता है ये सरकार की डेयरी है, ये सरकारी डेयरी है, यहाँ जो काम करता है एक सरकारी अफसर है, एंड उसने जो बोला है वो मानना पड़ेगा। तो रिटेलर्स के पास जाते हैं, ये नकली दूध मत रखो, कल से रखा तो आपका सारा दूध बंद कर देंगे, जब्त करवा देंगे, वो उनको अच्छा, लगता है। तो रिटर्न भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मतलब इसीलिए इंडिया में प्राइवेट डेयरीज इतनी पनप नहीं पा रही है। जहां पनप रही है, यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर वेरी स्ट्रांग पीपल बिहाइंड देम। मतलब नाम भी बोलेंगे तो हेरिटेज डेयरी है जैसे, है ना, आप समझ गए परफेक्ट मेरी यार। बात। या इसीलिए मैंने सवाल किया था कि ये ये जनरली सारे इंडस्ट्री में होता है, आप बट देखिए, एज इट आल्सो हाँ। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव खत्म हो गई कुछ पॉलिटिशियंस के चक्कर में, बिकॉज दीज पॉलिटिशियंस हैव देयर ओन बिग डेयरीज। समझ गए मेरी बात, है ना? तो ऐसा ही होता है, और गुड बहुत अच्छे movement से आई मीन। चलता है, डोंट वरी बस। ये तो आपको जिगरा रखना पड़ता है। देखिए, एवरी बिजनेस हैज दिस थिंग। आप ऐसा नहीं है कि डेयरी में कोई हमको स्पेशली मिल रहा है ट्रीटमेंट। आप कोई भी बिजनेस में जाओगे तो ऐसा होगा, है ना? हाँ यू आई ओपन मीन अ किराना बिल्कुल। शॉप ऑल्सो, आपको नियर बाय थ्रेटनिंग मिलेगा। तो ये तो यार बिजनेस है यार, ऐसा तो है नहीं। दिस इज द मार्केट कंडीशन, यू हैव टू हैंडल, यू हैव टू कीप गोइंग विद देम। आप आईटी इंडस्ट्री में जाओ या एफएमसीजी में जाओ, these थिंग्स आर देयर इन द मार्केट। आई गेस ये सब जगह एप्लीकेबल है, जहाँ पे पावर होता है, पैसा होता है, वो बाय डिफॉल्ट
छोटे लोगों को So दबाते हैं, डराते हैं, FMCG धमकाते हैं। sector is very strong sector. You directly create a consumer brand. You understand the power of it. करेक्ट Uh, करेक्ट। FMCG sector इतना strong है that within 2-3 years we have become a good name in the region. तो इसलिए यहाँ पे लड़ाई है ना। आप समझो, आप रातों रात किसको थ्रेटन कर रहे हो? The state cooperative which is working around here. There are presidents, there are chairmen who are working around them. There is a huge corruption going around it. है ना? अभी आप बताओ यार, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ which is not for the recording or this video purpose. आप डालें ना डालें, it's ओपन थिंग। स्टेट कोऑपरेटिव्स में टैंकर होते हैं ना, 20,000 लीटर के टैंकर। आप अपनी गाड़ी भी उतने किलोमीटर पे नहीं चलाओगे, 7 रुपीज पर किलोमीटर पे गाड़ी चलती होगी। टैंकर 20,000 लीटर का टैंकर, क्या एवरेज होता होगा उसका? सोचो 5-6। वो तो पूरा यानी लॉजिस्टिक कि कॉस्ट ही उनका नेग्लिजिबल हो जाता है, सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट। पूरा लॉस मेकिंग है। हाउ आर दे कवरिंग इट अप? यू थिंक दैट 6 रुपए किलो, 7 रुपए किलोमीटर पे वो अपना टैंकर चला रहा है, 20,000 लीटर का टैंकर, जिसका एवरेज ही आ रहा है 5 का। यानी कि 1 लीटर पे सिर्फ 5-6 किलोमीटर चल सकता है। 100 रुपीज इज रेट। अगर वो 7 से भी ले रहा है तो इंटू 5, 35 रुपीज पे वो चला रहा है। 100 रुपीज तो डीजल का कॉस्ट आ रहा है, तो कैसे चला रहा है? 65 रुपीज का लॉस कैसे बेयर कर रहा है पर लीटर पे? यू थिंक दैट यू मेक द मैथ, मतलब सबको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जैसे मिल्क प्रोक्योरमेंट का प्राइस बढ़ा दिया और बेचने का प्राइस घटा दिया, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है मार्केट का? व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इज वर्किंग अराउंड हियर? गुड तो नीलम, दिस इज ये ये मेरे तो लिए नया है, काफी सबको आम नया घटना होता है। था। मतलब मैंने समझा था मिल्क इंडस्ट्री को, बट हाँ, इतना डीपली मैंने पहली बार समझा। एंड आई होप अगर कोई सुन रहा है तो उसके लिए भी काफी कुछ नया इंसाइट्स मिला, स्पेशली एज ए कंज्यूमर के फ्रंट से देखो तो काफी ज्यादा इंसाइट्स मेरे लिए। So thank you for sharing those insights, and of course, as I said it earlier, we look forward to have some of your product that मैं कभी use कर सकूँ in near time, if that something comes Sure, accessible. please और provide me your address, we will send some of the products to your address. of course, of course. Good, Nirmal. Thank you so much for your time.